नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, चाणक्य कहे जाने वाले, चुनावी रणनीतिकार कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में पार नहीं कर पाएगी और अगर पार करती है तो वो अपना काम छोड़ देंगे। वो फिर ये चुनावी रणनीति बनाने का जो धंधा करते हैं विभिन्न दलों के लिए, उससे तौबा कर लेंगे। दहाई यानी 99 का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं करेगी, 100 का अंक नहीं छू पाएगी, ये प्रशांत किशोर का कहना है। हालांकि 100 का आंकड़ा भी प्रशांत किशोर के लिए बहुत एक सुरक्षित आंकड़ा उन्होंने दिया है। भले ही सरकार न बनने की बात कही हो, लेकिन अगर बीजेपी इतनी सीटें भी लाती है तो उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। बहरहाल ये दूसरा मसला है कि इसे हम चुनावी सफलता के रूप में देखें या न देखें। मुख्य मुद्दा यह है कि प्रशांत किशोर को ये बात कहनी क्यों पड़ी, ये चैलेंज उन्हें क्यों देना पड़ा कि बीजेपी इतनी सीटें नहीं ला पाएगी और न सरकार बना पाएगी। मुद्दा यह है कि अभी 1 दर्जन टीएमसी के नेता टूटकर बीजेपी में गए हैं, जिनमें शुभेंदु अधिकारी जैसे वरिष्ठ नेता भी हैं, सांसद भी हैं और 5 दूसरे विधायक भी हैं। और इससे टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा है, टीएमसी के नेतृत्व को झटका लगा है। ममता बनर्जी खुद परेशान हैं इस झटके से उबर पाने में, बल्कि खतरा अभी और भी है, और भी एमएलए जा सकते हैं, टूट सकते हैं। इसलिए बीजेपी टीएमसी का जो नेतृत्व है, ममता बनर्जी जिसे आप समझ लें, वो परेशान है कि कैसे इस भगदड़ को रोकेंगे। और चूंकि ये जो भगदड़ हो रही है उसके केंद्र में वो खुद नहीं है। ममता बनर्जी से लोगों की नाराजगी उतनी नहीं है जितनी नाराजगी प्रशांत किशोर से है, पीके से है, जिनकी वजह से नेताओं में पार्टी के बहुत तरह की शिकायतें पैदा हो गई हैं और वो सीधे तौर पर प्रशांत किशोर को अपने लिए खतरे के रूप में देख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो चाणक्य कहे जाते हैं प्रशांत किशोर, उनकी भूमिका अब आने वाले समय में टीएमसी की चुनावी रणनीति बनाने में क्या रह जाएगी। ममता बनर्जी उनके चंगुल में अभी रहेंगी या उससे निकलने की कोशिश करेंगी। आज द डेली शो में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे 2 छोटे छोटे निवेदन। पहला निवेदन तो ये है कि अच्छी पत्रकारिता के लिए ज़रूरी है कि पत्रकारों के पास ज़रूरी साधन संसाधन हो, और बिना उसके स्वतंत्र पत्रकारिता संभव नहीं है। और यहीं पर जो गोदी पत्रकारिता है वो हावी हो जाती है और मनमाने ढंग से कंटेंट आपको देती है। इसलिए ज़रूरी है कि स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दिया जाए, उसकी ताकत बना जाए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान देकर आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने से आपके सामने सदस्यता योजना का पूरा ब्यौरा आ जाएगा और अपने लिए आप मन माफिक सदस्यता उसमें से चुन सकेंगे। हमारा दूसरा निवेदन यह है कि satyhindi.com का अपना ऐप आ गया है। आप उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, उसको क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। आप ये दोनों कदम करेंगे तो सत्य हिंदी को ताकत मिलेगी, वो और स्वतंत्र होकर, आत्मनिर्भर होकर काम कर सकेगी। तो आइए वापस लौटते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये था कि प्रशांत किशोर का क्या होगा। प्रशांत किशोर क्या ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार बने रहेंगे? वो उनकी रणनीति तय करने में जितनी मजबूती के साथ आज खड़े हैं, कल भी करते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी को ये चैलेंज क्यों दिया है कि वो दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी, और ममता बनर्जी के सामने जो चुनौती है पार्टी को एकजुट रखने की, पार्टी में से और भगदड़ न हो और नेता न टूटे, उसके लिए वो क्या कर सकती हैं। पहली बात तो ये है कि हमें प्रशांत किशोर के काम करने का ढंग समझना चाहिए। प्रशांत किशोर हमेशा नेतृत्व के करीब जाते हैं और जो ऊपर के टॉप के पहली श्रेणी के वर्ग के नेता होते हैं, केवल उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको रिपोर्ट करते हैं, उनसे निर्देश लेते हैं। तो चाहे वो जेडीयू में वो नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे, बीजेपी में जब थे, बीजेपी के लिए काम कर रहे थे,
तो नरेंद्र मोदी को रिपोर्ट कर रहे थे, और जब अब ममता बनर्जी के पास आए हैं तो सीधे ममता बनर्जी को रिपोर्ट कर रहे थे। इसके पहले वो राहुल गांधी को रिपोर्ट करते थे। अमरिंदर सिंह को पंजाब में उन्होंने रिपोर्ट किया है। अभी जो नए उनके पास क्लाइंट हैं, ग्राहक हैं, उनमें से एक तमिलनाडु के एमके स्टालिन है, जो कि डीएमके पार्टी के नेता हैं। तो वो टॉप लेवल पर सीधे बातचीत करते हैं, और बाकी के जो दूसरी और तीसरी लाइन के नंबर के नेता होते हैं उनको अनदेखा करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, जिससे होता यह है कि उनमें एक तरह से नाराज़गी भी पैदा होती है, क्योंकि जब मुख्य फैसले लेने हैं चुनाव के समय, तब कोई बाहर का आदमी आकर सब कुछ तय करने लगे तो वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, और या तो फिर उसमें रिएक्ट करते हैं, उनकी टकराव होता है प्रशांत किशोर के साथ, या फिर वो बाहर का रास्ता, अपनी दूसरी जगहों पर रास्ता तलाशने लगते हैं, जैसा कि हम पश्चिम बंगाल में होता देख रहे हैं। विभिन्न राज्यों में भी उनका ऐसा टकराव हो चुका है। मसलन जेडीयू में जब थे तब नीतीश के करीब थे, नीतीश ने उन्हें अपने जो मुख्यमंत्री निवास है उसमें एक अलग से उनके रहने की व्यवस्था कर रखी थी, उनको वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। लेकिन एक और वरिष्ठ नेता के साथ उनका इतना टकराव हुआ, जो कि नीतीश कुमार के खास भी थे, कि आखिरकार उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी, नीतीश का साथ छोड़ना पड़ा। और इसी तरह से बीजेपी में हुआ था, क्योंकि अमित शाह के साथ उनकी नहीं बनी थी और उन्हें वहां से जाना पड़ा था। तो विभिन्न दलों में उनके साथ ये दिक्कत पेश आती रही है कि वो बाकी नेताओं को इग्नोर करते हैं। उनका काम करने का ढंग यह है कि बिल्कुल कारपोरेट स्टाइल में, अमेरिकी स्टाइल में वो अपने आप को स्वयंभू समझते हैं। सारी ताकत, सारे फैसले लेने की जो प्रोसेस है उस पर अपना नियंत्रण रखते हैं, जिसकी वजह से बाकी सब लोग अलग थलग पड़ जाते हैं। और इस नियंत्रण के रखने का मतलब ये होता है कि पूरा चुनावी अभियान उनके निर्देशों पर चलेगा, और टिकट बांटने तक का काम में भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि वो तमाम सर्वे करके पार्टी के नेता को, हाईकमान को, सर्वोच्च नेतृत्व को बताते हैं कि किस विधायक के खिलाफ कितना विरोध है उनकी कंस्टिट्यूंसी में, किसे टिकट दी जानी चाहिए, कौन जीत सकता है और कौन नहीं जीत सकता है। तो जब ये फैसला ये राय देने की हैसियत किसी रणनीतिकार के पास आ जाती है, तो जो तमाम टिकट के दावेदार हैं या जो सिटिंग एमएलए हैं, वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं, भयभीत महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये आदमी उनके खिलाफ कुछ भी कर सकता है। अगर वो नाराज हो गया तो कोई भी रिपोर्ट दे सकता है और उसकी टिकट कट सकती है। तो ये खतरा पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेताओं के सिर पर मंडरा रहा है। जो सिटिंग एमएलए हैं उनको लग रहा है पता नहीं कितनी विधायकों की टिकटें प्रशांत किशोर कटवा देंगे, और ये खतरा है जो विरोध के रूप में हमें देख रहा है। शुभेंदु जो अधिकारी हैं उन्होंने जो छोड़ी है पार्टी, वो ये देख रहे हैं कि वो जिनको टिकट दिलवाना चाहते रहे होंगे उनको शायद न दिलवा पाए, और ये स्थिति उनको कमज़ोर करेगी पश्चिम बंगाल की राजनीति में। इसलिए उन्होंने मौका देकर इधर पाला बदल लिया। तो अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी उनकी नाराज़गी कही जाती थी, लेकिन वो उतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, और ममता बनर्जी के खिलाफ तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। तो मुख्य रूप से प्रशांत किशोर इस विरोध के केंद्र में हैं। उनके काम करने का ढंग जो है वो इस विरोध के केंद्र में है, और लगातार ये गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सवाल उठता है कि अब ममता बनर्जी क्या करेंगी। ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर ये दोनों साथ आगे इसी तरह से चल सकेंगे, या कहीं आकर ममता बनर्जी प्रशांत किशोर को बोलेंगी कि आप अब यहाँ तक सीमित रहेंगे। ये कई बार हो चुका है प्रशांत किशोर के साथ, क्योंकि प्रशांत किशोर एक हद तक को उनको बर्दाश्त कर पाता है नेतृत्व, उसके बाद उनको साइडलाइन करना ही पड़ता है। तो क्या वो घड़ी अभी आ गई है टीएमसी में ममता बनर्जी के लिए कि अब और विरोध ना हो पार्टी के अंदर, और नाराजगी न बढ़े, और कई और नेता जो छोड़ने की सोच रहे हैं वो छोड़ कर ना चले जाएं। उस एक्सोडस को रोकने के लिए, उस भगदड़ को रोकने के लिए प्रशांत किशोर से या तो छुटकारा पाया जाए, या प्रशांत किशोर की भूमिका को थोड़ा सा सीमित किया जाए। लेकिन अगर ये होता है तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत
नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि वो हमेशा प्रशांत किशोर के मामले में ये माना जाता है कि वो हमेशा उस घोड़े पर दांव लगाते हैं जिसकी जीतने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। मोदी के जीतने की संभावना ज़्यादा थी 2014 में, वो उनके साथ थे। जेडीयू के महागठबंधन बन जाने के बाद आरजेडी के साथ नीतीश के जीतने की संभावना थी, उसमें वो शामिल हुए। केवल उत्तर प्रदेश में वो बुरी तरह से नाकाम हुए, जहां वो कांग्रेस के लिए बीड़ा उठाकर गए थे कि वो वहाँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन कांग्रेस की दुर्गति हो गई। अमरिंदर सिंह जो पंजाब में जीत हुई है, उसके लिए अमरिंदर सिंह को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ प्रशांत किशोर उस तरह से भूमिका अदा नहीं कर पाए। अमरिंदर सिंह खुद अपने आप में ताकतवर नेता हैं। तो जहाँ जीत होती है केजरीवाल के साथ वो जुड़े, क्योंकि देख रहे थे केजरीवाल जीत सकते हैं दिल्ली का इलेक्शन, उन्होंने जो काम किया उसके आधार पर, तो वो केजरीवाल के साथ भी जुड़े। तो लेकिन तो ये भी उनके आलोचकों का कहना है कि जो ये जीत हासिल हुई हैं और उसके आधार पर उन्हें बड़ा रणनीतिकार माना जाने लगा, दरअसल वो बात नहीं है। वो जीतने वाले घोड़े पर दांव लगाते हैं। और पश्चिम बंगाल में चूंकि चाहे कितनी भी स्थितियां खराब हों, अभी भी जीतने वाला घोड़ा टीएमसी का ही है। ममता बनर्जी ही जीत सकती हैं, अभी भी ये संभावना है। बीजेपी अपनी सीट बढ़ा सकती है, लेकिन उसको सत्ता पलट करना उसके वश में अभी नहीं दिख रहा है। तो ये कैलकुलेशन के साथ प्रशांत किशोर वहां गए हैं, और प्रशांत किशोर चाहेंगे कि उनके हाथ से लगाम न छूटे, ताकि उनकी जो प्रतिष्ठा बनी हुई है एक अच्छे रणनीतिकार और चाणक्य की, वो उनसे वो बनी रहे, वो कायम रहे। और अगर तृणमूल कांग्रेस का नेतृत्व, ममता बनर्जी उन्हें सीमित करती हैं, तो ये उनके लिए एक नकारात्मक स्थिति होगी। और इसीलिए उन्होंने ये जो चैलेंज फेंका है, दरअसल पार्टी के नेताओं में ये एक कॉन्फिडेंस भरने की कोशिश की है कि मैं जो रणनीति बना रहा हूं उसमें बीजेपी दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, ये मुझे यकीन है, नहीं तो मैं काम छोड़ दूंगा। तो अगर टीएमसी के अंदर इस तरह की असुरक्षा, भय, आशंकाएं हैं, तो उनको दूर करने के लिए प्रशांत किशोर ने ये कहना चाहिए शगुफा फेंका है। लेकिन ये कितना काम करेगा, ये आने वाले कुछ समय में साफ हो जाएगा, जब या तो प्रशांत किशोर अपनी काम करने की स्टाइल में थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वहाँ जिनमें भी ये असंतोष पैदा हो रहा और डर पैदा हो रहा उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, या फिर ममता बनर्जी उन्हें साइडलाइन करेंगे, या फिर ये होगा कि कहीं बीच में ही महीने 2 महीने में ही प्रशांत किशोर से ममता बनर्जी अपना पिंड छुड़ा लेंगी। तो प्रशांत किशोर इस समय फंसे हुए हैं, ममता बनर्जी उनके चंगुल में फंसी हुई हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कितनी दूर तक चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। अगर दोनों बीच के रास्ते पर आ सके, प्रशांत किशोर थोड़ा नरम रुख अख्तियार कर सके, और वो अपनी जो कारपोरेट शैली है जिसमें बहुत ही आक्रामक ढंग से और एक तरफा ढंग से निरंकुश होकर काम किया जाता है और बाकी सबको दरकिनार कर दिया जाता है, सिर्फ विनेबिलिटी की शर्त पर चीज़ें देखी जाती हैं, अगर उस तरह चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा उनका ममता बनर्जी के साथ निभा पाना। तो आने वाले 1-1.5-2 महीने बहुत ही निर्णायक होंगे प्रशांत किशोर के लिए और ममता बनर्जी के लिए भी, क्योंकि ममता बनर्जी के लिए स्टेक बहुत हाई है, बहुत बड़ा दांव खेल रही हैं वो, और उसमें चूक उनको भारी पड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की मेरी रिपोर्ट। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com का ऐप डाउनलोड नहीं किया है या उसके सदस्य नहीं बने हैं, वो फौरन इस दिशा में कदम उठाएंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।